नागपुर का ये संविधान चौक है। आज 1 जनवरी है, नया साल शुरू हो रहा है। नए साल की आपको मुबारकबाद देते हैं और आपको ये बता भी देते हैं कि आज का ये दिवस एक विशिष्ट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये विशिष्ट दिवस है कि आज भीमा कोरेगांव का जो शौर्य है, जो विजय है, उस विजय को, उस शौर्य को याद करने के दिवस के रूप में भी, यानी कि शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये भी बताएं कि आज का ये दिवस दरअसल भारत की जो बदलाव की जो बयारें हैं, उसकी दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई, हमारे यहाँ जो शिक्षा की क्रांति हुई, इस क्रांति के लिए भी ये दिवस बड़ा महत्वपूर्ण दिवस साबित हुआ और इसलिए इसे शौर्य दिवस के रूप में भी लोग मनाते हैं। आज संविधान चौक पर जब हम लोग हैं, हमारे साथ हैं भारतीय मुस्लिम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक ऐसे वक्ता, एक ऐसे समीक्षक, एक ऐसे चिंतक जिन्होंने हमेशा अपने चिंतन को राष्ट्र के चिंतन के साथ जोड़ कर रखा है, प्रोफेसर जावेद पातशाह सर। प्रोफेसर साहब, दिवस आज का नए साल का पहला दिवस है। नए साल के पहले दिवस की मुबारकबाद आपको देते हैं, लेकिन एक बात हम भी समझना चाहेंगे कि कल का वो दिन और आज का ये दिन कितना बदलाव हुआ, आप समीक्षा करते हैं इसकी। मैं पूरे भारत के लोगों को 2 तरह की मुबारकबाद देना चाहूँगा। सबसे पहले आज नए साल की जो शुरुआत हो रही है, वो शौर्य दिन के रूप में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज 2 घटनाएं हो रही हैं, एक तो नए साल की शुरुआत हो रही है और इस देश के दबे कुचले लोगों के शौर्य दिन की भी शुरुआत हो रही है। 1 जनवरी 1918 में भीमा कोरेगांव में 1818 में 500 लोगों ने 24,000 की पेशवा की फ़ौज को हराया था, परास्त कर दिया था। ये उस दिशा की ओर ले जाने वाला इतिहास है। बाबा साहब ने इसी जो उंगली की है, मैं समझता हूँ ये उंगली की जो दिशा है वो भीमा कोरेगांव से संविधान को बचाने तक चली आती है। क्या इस चीज़ को, जैसे आप कह रहे हैं कि ये संविधान को बचाने तक ये जब दिशा आती है, तो क्या बाबा साहेब जिन संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, क्या ये युद्ध भी उन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि आपने जिन लोगों को मनुस्मृति के तहत पूरी व्यवस्था से बाहर कर दिया था, उन लोगों को ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सैनिक बनाया और जैसा ही उसके साथ हाथ में हथियार आया, उसने मोनोपल्ली, ईश्वरीय प्रजाति कहने वाले पेशवाओं के 24,000 की फौज को परास्त कर दिया। यही तो लड़ाई है। हक, अधिकार और कलम आपके पास में आती है तो आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स बन जाते हो। ये कानून की जो क्रांति है, ये बाबा साहब की इंसान को दी हुई सबसे बड़ी क्रांति है कि जब संविधान के अधिकार लिखते हैं तो उस वक्त ना कोई मुस्लिम होता है, ना कोई बौद्ध होता है, ना कोई ईसाई होता है और ना कोई हिंदू होता है। बाबा साहब इस देश के भारतीय इंसान को खड़ा करना चाह रहे थे और इसकी प्रतिकृति 1818 में इन्हीं अस्पृश्य लोगों को इंसान करके जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने खड़ा किया तो उसने नया इतिहास रच दिया। भीमा कोरेगांव का इतिहास भारत का इतिहास इसलिए है कि उसी युग में महात्मा ज्योतिबा फुले की क्रांति शुरू हुई। अब जिन पेशवाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास इतना नस्त नाबूद कर दिया था कि शिवाजी महाराज की समाधि हमारे एक माली समाज से आने वाले शूद्र महात्मा ज्योतिबा फुले को 3 दिन तक नहीं मिली और जब मिली तो इतनी बर्बाद हो गई थी, हर जगह से खंड खंड हुई। उस छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को देखकर महात्मा ज्योतिबा फुले के मन में जो सवाल उठा होगा वो भीमा कोरेगांव के शौर्य के ताल्लुक से ऐसा जुड़ता है कि हमारे भी मन में वो सवाल उठता है कि तब क्षत्रप लोग क्या कर रहे थे। पेशवाई ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास नस्त नाबूद कर दिया और 3 दिन तक समाधि नहीं मिलती है, इतना इतिहास पेशवाई ने मिटा दिया। भीमा कोरेगांव के योद्धाओं ने वो इतिहास को जीवंत किया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्यकालीन इतिहास को 2 लोगों ने जिंदा किया, एक शूद्र महात्मा ज्योतिबा फुले और दूसरे शूद्र अतिशूद्र पेशवाओं को हराने वाले इस देश के मूल निवासी। अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो स्तंभ है, विजय स्तंभ है, हम खुद जाकर आए भीमा कोरेगांव, हम कम से कम 3 मरतबा गए थे, सलामी देकर आए थे। आज यहाँ पर हम लोग संविधान चौक में बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना और उनके स्टैचू को साक्षी मानकर हम उसी इतिहास को सलाम करने जा रहे हैं। 12 बजे से हमारा प्रोग्राम है। इस विजय स्तंभ पर जो आप नाम देखोगे, उन नामों में शहीदों में मुस्लिम भी है और सिख भी है, मतलब उसमें मराठा भी है। तो बाबा साहब ने और फुले ने और शाहू महाराज ने जो क्रांति 18 पगड़ जातियों को लेकर करना चाहिए थी, वहाँ पर एक शौर्य के इतिहास का मॉडल होना था। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि महात्मा फुले ने खोद दी,
लेकिन 18 पगड़ जातियों के रणांगन के शौर्य का इतिहास बाबा साहब अम्बेडकर ने 1818 में हुए इस युद्ध के विजय स्तंभ को तो क्या सलामी क्या, देकर क्या प्रोफेसर साहब आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ का जो पूरा संघर्ष है ये क्रांति और प्रतिक्रांति का संघर्ष है, क्या हम भीमा कोरेगांव के इस युद्ध को, इस शौर्य को, इस विजय को क्या इस प्रतीक की याद के रूप में भी देखा जाएगा? देखा जाएगा नहीं, ये वास्तव है। अगर इस देश का मुसलमान ये सब नहीं समझ रहा है, आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि जो 22 तारीख को राम मंदिर बनने जा रहा है वो उनकी आस्था का विषय, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जिन मुसलमानों को विलन बनाकर बाबरी मस्जिद गिराई गई और उसके ऊपर ही जो राम मंदिर बनाया गया, उस मंदिर पर जो सबसे बड़ा ध्वज फहराने वाला है वो एक मुसलमान से बना लिया। तो आरएसएस का रणनीति का एक भाग भी इस भीमा कोरेगांव के शौर्य दिन के ताल्लुक से समझना चाहिए कि जिनको वो मारते हैं बाद में उनको परास्त करके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे गले में हंडी, हमारे गले में झाड़ू इसलिए आई थी कि हम तब हार चुके थे। उन्होंने गुलामों को इस तरह इस्तेमाल किया जिस तरह झंडा बनाने के लिए एक मुसलमान को इस्तेमाल कर लेते। आज बाबा साहब ने अपना खून कलम में डालकर जो संविधान दिया था, उस संविधान के लिए हम जान दे देंगे ऐसा कहते हैं, लेकिन संसद में घुसकर इन लोगों ने उस संविधान की जान निकाल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाबा साहब ने शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करना चाहा ताकि हर पिछड़ा आदमी पढ़े, इन्होंने शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर लिया। सरकार का हर जगह हस्तक्षेप, ये जमहूरियत और प्रजातंत्र की पहली शर्त है, लोगों का सहभागी पहली शर्त है। इन्होंने कानून बनाकर कम से कम गवर्नमेंट का हस्तक्षेप और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों को कारोबार सौंप दिया। आप देखोगे कि ज़मीन 80% सरकार के मिल्कियत में थी। 2023 का डाटा बताता है कि इस सरकारी ज़मीन की 60% वाटअप कंपनियों को कर दिया। बाबा साहब ने संपत्ति के अधिकार में ये डाला था, जो वो कानून बनाकर डाल नहीं पाए कि जितने भी सरकार की ज़मीनें हैं वो गरीब, मजलूम, शोषित और भूमिहीन लोगों को बांटी जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो प्रतिक्रांति चली आ रही है। आप एक बात समझिएगा कि विपक्ष जो होता है वो केवल संसद में ही नहीं बैठता, वो संसद के बाहर भी बैठता है और वही विपक्ष की भूमिका के साथ आपसे एक बात समझना चाहेंगे ये जो विपक्ष की भूमिका है, इस पर हम एक बात समझना चाहेंगे आपसे कि वर्तमान में ये जो 3 कानून जो आए विपक्ष को निलंबित करके, इन कानूनों पर आप टिप्पणी क्या करते हैं? बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता में कौन है इस पर प्रजातंत्र नहीं चलता, प्रजातंत्र चलता है विपक्ष में कौन है। तो प्रजातंत्र के सबसे ताकतवर बाजू विरोधी पक्ष है। ये बाबा साहब ने बार बार और अपने आखिरी भाषण में भी कहा कि जितना मजबूत विरोधी पक्ष होगा और सत्ताधारी वर्ग के प्रजातंत्र विरोधी कार्यों को एक्सपोज करने के लिए वो संसद में उन पर धावा बोलेगा। वर्तमान के मोदी सरकार ने वही काम किया कि बाबा साहब के इस मार्गदर्शन को संसद से हटा दिया। निलंबन करना ये सबसे बड़ी हुकुमशाही की पहली स्टेप है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिन सपोलों को कांग्रेस ने 63 साल में पाला वो आज अजगर बन गए हैं और तुम ही को निगल रहे, लेकिन इसके पीछे हम सब मजलूम मरे जा रहे हैं, इसके पीछे सारे गरीब और किसान मरे जा रहे हैं। तो विरोधी पक्ष होना ही नहीं चाहिए। ये एक कल्ली शासन तंत्र की तरफ जाने वाली दिशा है। अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए तब सबसे पहले उन्होंने संविधान की समीक्षा की बात की और बार बार अडवाणी और अटल बिहारी ये बात मन से कहते रहे कि भारत को ये जो प्रजातंत्रीय प्रणाली है ये काम की नहीं है, प्रेसिडेंटशिप आनी चाहिए, अध्यक्षीय प्रणाली आनी चाहिए। और अध्यक्षीय प्रणाली हुकुमशाही के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन 2014 से अध्यक्षीय प्रणाली चल रही है। जो कहेंगे मोदी जी वही है सच्चाई, जो कहेंगे अमित शाह वही है सच्चाई। जो कानून अमित शाह मोदी जी बना देंगे उसके आगे सारे लोग सर झुकाएंगे। हमारे 170 अनुसूचित जाति जनजाति के लोग खासदार बनकर बैठे हुए सर झुका रहे हैं। ओबीसी चिल्ला रहा है अधिकार के लिए, गाहे बगाहे वो भी बाबा साहब का नाम लेता है। ओबीसी के विरोध में सारे कानून बन रहे, चुपचाप बन रहे, ओबीसी खामोश है। ये प्रतिक्रांति नहीं है तो क्या है? और एक बात ध्यान में रखना लोगों, प्रतिक्रांति जब होती है तो खामोशी से नहीं होती है, सारे शस्त्रों, अस्त्रों, षड्यंत्रों से लैस होकर हमला करती है। 2 ही रास्ते रहते, एक तो मुकाबला करो या तो शरण चले जाओ। तो भारत के लोगों को आज के शौर्य दिन के मौके पर यह सोचना है, प्रजातंत्र को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है और भारत के लोकशाही को धार्मिक लोकशाही में बदलने की जो प्रक्रिया संघ ने तेज कर दी है उसको रोकने के लिए बाबा साहब ने दिया हुआ भारतीयत्व, बाबा साहब ने दिया हुआ भारत देश की संहिता यानी संविधान और भारतीय करके आइडेंटिटी, ये बचाना आज के शौर्य दिन की सबसे बड़ी कसम है और कर्तव्य है।
आज के शौर्य दिन का अगर वास्तविक कोई संकल्प हो सकता है कि भारत के संविधान को बचाना या फिर लोकतंत्र को बचाना, और सामान्य रूप से हम अगर कहें तो वो जो हाशिए के लोगों के हक और अधिकार है उनकी रक्षा करना और उसके लिए संकल्पित होना, उस रक्षा के लिए, ये वास्तव में शौर्य दिवस का महत्व है। हम बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर जावेद पातशाह सर से, लेकिन हम देख रहे हैं कि ताहिरा बहन भी हमारे साथ है। बहन, अगर हम आज इस बात को समझे कि ये जो शौर्य दिवस है, ये शौर्य दिवस पर आज नया साल शुरू हो रहा है और वो सारी चुनौतियाँ हम सबके सामने हैं, जिन चुनौतियों का हम इस वक्त सामना भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किन संकल्पों के साथ इस वर्ष में हमने जाना चाहिए? जी हाँ, 2024 आ रहा है और 2024 में बाकी के सभी लोग इकट्ठा होना चाहिए और संविधान को बचाना चाहिए और संविधान की जो अटै है वो मंजूर होनी चाहिए और हम सब लोग मिलकर अगर करते हैं तो इंशाल्लाह जरूर होगा। 2024 में हम जी। भाजपा को परास्त इस बार 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव भी अपने आप में बड़ी विशिष्टता लिए हुए हैं। एक भारतीय मुस्लिम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपको क्या लगता है कि इस वक्त की भूमिकाएं क्या हो? देखो, पहली भूमिका तो यह है कि जो लोग अभी सत्ता में उनको हटाना पहली शर्त है और इसके सिवा दूसरा हम कुछ नहीं कर सकते। आज उस संविधान को संसद और विधानसभा से हैंडल किया जाता है, नहीं बदलने देंगे कि भूमिका में 135 मरतबा संविधान में दुरुस्ती हो गई है। आज संविधान में खाजगी का कलम आ गया है, आज संविधान में प्राइवेटाइजेशन स्टैब्लिश हो गया है, पूंजीवाद स्टैब्लिश हो गया है, कम से कम गवर्नमेंट का दखल और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटों के तरफ में पूरा गवर्निंग काम देने की शुरू। आज यूजीसी ने 128 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता दे दी है। अभी 145 यूनिवर्सिटीज़ की विधेयक आना रेडी है, मतलब आपके पास में कुछ भी नहीं बचा है। ये सब कहाँ से हुआ? ये सब संसद से हुआ। और संसद कौन चला रहा है? जिनको हमने गलत फहमी में बहुत अच्छे विकास पुरुष या अच्छे दिन वाले समझे थे, उन्होंने इतना बुरा दिन ला दिया। इन अच्छे दिन को बदलना है तो 2024 में इन लोगों को हटाकर प्रजातंत्र पे चलने वाले, लोगों का हित का काम करने वाले, धर्म के नाम से नफरत न फैलाने वाले और भारतीयता और भारत के लोगों के अधिकार अक्षुण्ण रखने वाले लोगों को लाना पड़ेगा। इसके लिए भाजपा के मुकाबले में जो शक्तिशाली होगा उनको चुनकर देना ही एकमात्र पर्याय है। लेकिन शक्तिशाली ये करके चुनकर न दे, शक्ति के साथ में उसकी वैचारिकता, उसकी ईमानदारी। बाबा साहब ने कहा था प्रजातंत्र राजनैतिक नैतिकता पर ही टिका हुआ है और वर्तमान में संसद में अनैतिकता वाले यानी कौन? भ्रष्टाचार का आरोप, बलात्कार का आरोप, बम विस्फोट का आरोप, हिस्ट्री सीटर, इनसे संसद भरा हुआ है। इनको हटाकर अच्छे लोगों को ले जाना यही पर्याय है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग बातचीत कर रहे थे नागपुर के संविधान चौक से प्रोफेसर जावेद पातशाह के साथ। संविधान चौक पर समता सैनिक दल के राष्ट्रीय संगठक प्रदीप गायकवाड़ साहब हैं। प्रदीप गायकवाड़ साहब से अन्य विषयों पर कई बार बातचीत होती रहती है, लेकिन आज 1 जनवरी है और इसे आप जानते हैं कि शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम ये समझना चाह रहे हैं गायकवाड़ सर कि इस वक्त में जब इस शौर्य को याद किया जा रहा है जो 1818 में उन वीर सैनिकों ने अपनी शहादत के साथ शुरू किया था, और उस शहादत में जो कुछ पाया गया और उसका जो कुछ परिणाम आया, वो परिणाम एक बदलाव के रूप में आया। और ये बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में ये बदलाव दिखाई दिया। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब ने भी जब 1 जनवरी 1927 में इस स्तंभ को, जो पुणे के भीमा कोरेगांव में जो स्तंभ है, उसको अभिवादन किया, वहाँ पहुँचे, एक छोटी मीटिंग की और उसके बाद उनका एक बड़ा कार्यक्रम दिखाई देता है कि उन्होंने मार्च में चौदार तालाब पर आंदोलन किया। आपको क्या लगता है कि आज किस चुनौतियों का सामना करते हुए समता सैनिक दल ने भी संकल्पित होना चाहिए? अगर आप इसके 2 भाग है, आपने जो पूछा कि जो भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है जी, उसके संदर्भों के बारे में आपका एक प्रश्न है और दूसरा आपका प्रश्न ये है कि भाई समता सैनिक दल की आगामी क्या व्यूह रचना है या क्या करना चाहता है जी, क्योंकि यहाँ से दिखाई तो यही देता है कि बाबा साहेब किसी संघर्ष की ओर बढ़ते हैं। जब स्तंभ के पास जाते हैं तो वहाँ से किसी संघर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो समता सैनिक दल क्या सोच रहा है, हम ये समझना चाह रहे हैं। समता सैनिक दल ये बाबा साहब का अनुयायी है और हम जो भी कहेंगे वो केवल बाबा साहब की विचारधारा के अनुरूप कहेंगे। जी, जब बाबा साहब भीमा कोरेगांव के स्तंभ के पास गए, उन्होंने मानवंदना दी 1927 में, तो उसका जो संदर्भ था वो ये था। वो संदर्भ को थोड़ा सा समझने के लिए आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में
बाबा साहब ने जो बहुजनों की गुलामी को जो विश्लेषित किया है उसको आपको विश्लेषण करना पड़ता है। क्या हमारे दर्शकों के लिए छोटी बात बताएंगे उसकी? हाँ, उन्होंने ये कहा था कि भाई किसी वर्ग को अगर गुलाम करना हो तो उनको शिक्षा से वंचित कर दो, उनको संपत्ति से वंचित कर दो, और उससे भी महत्वपूर्ण ये उनकी लड़ाई को, उनको जो लड़ने का जो अधिकार है, शस्त्रों का जो अधिकार है, उससे वंचित कर दो। अगर आप इन 3 चीज़ों से वंचित करते हो, शिक्षा, संपत्ति और लड़ने का अधिकार, तो वो वर्ग जो है वो गुलाम हो जाता है। और फिर उसका संदर्भ बाबा साहब ने जोड़ा है मनुस्मृति से, जिसमें शूद्रों को शस्त्र धारण करना और लड़ाई करने से मना किया था। और वो यही कहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बाबा साहब के बिना, बाबा साहब ही आरंभ है, बाबा साहब ही अंत है। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े वर्ग को, ये पूरे शूद्र वर्णों को इस तरह से गुलाम बनाया गया कि उनको लड़ने का अधिकार ही खत्म कर दिया। वो हल चलाते थे, लेकिन हलों के उनके जो पाते होते हैं, उसका जो हल का सामने का हिस्सा होता है लोहे का, उसकी तलवारें बनाने की अनुमति नहीं थी। और इसलिए जो आया उन पर राज किया, जो भी आया, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था, निशस्त्र थे। तो बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव के युद्ध को एक संकेत के रूप में दिया है कि भाई अगर लड़ने का अधिकार किसी वर्ग से आप हटा दो तो वर्ग गुलाम हो जाता है। और इसलिए उन्होंने भीमा कोरेगांव के युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि जब हमें अवसर मिला लड़ने का, तो हमने ये बताया कि वर्णाश्रम धर्म में जो बहुजनों को लड़ने से अधिकार से वंचित किया था, तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई जो है ये एक प्रतीक है कि किस प्रकार से जिनको गुलाम बनाया जाता है शस्त्रबंदी के आधार पर, वो किस प्रकार से अवसर मिलते ही अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। और फिर उन्होंने पूरा इतिहास बताया। देखिए, ये 2 शब्दों में कहने वाली कहानी नहीं है। जी जी, ये तो कहानी ऐसी है जिसका एक इतिहास है। और जब ऐतिहासिक संदर्भों को आप जब ये करते हो, तो यही कहना पड़ेगा कि बहुजनों की गुलामी का एक महत्वपूर्ण कारण ये था, जैसे शिक्षा से वंचित करो, संपत्ति से वंचित करो और उनको शस्त्र धारण से वंचित करो। भीमा कोरेगांव की पूरी लड़ाई और उसके बाद में महार बटालियन का इतिहास, ये सारा क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि जब अस्पृश्यों ने अपने हाथ में बंदूक ली, जब शस्त्र धारण किया, तो वो अपनी गुलामी से मुक्ति की तरफ बढ़े। अगर ये सभी व्यापक संदर्भों को आप नहीं लोगे, तब तक ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई नहीं समझती। लेकिन केवल 500 लोग लड़े, वो तो है ही निर्विवाद है, उसमें क्या वाद है। लेकिन बहुजनों की गुलामी का एकमात्र कारण ये भी है, एक उनमें से 3 कारणों में से, कि उनको शस्त्रों के अधिकार से वंचित किया गया था। तो अगर भीमा कोरेगांव अभी, लेकिन इस वक्त तो हम लोग 2024 में हैं, तो इस वक्त की लड़ाई को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि अब इस वक्त देखते हैं हम लोग कि संविधान ने जिन चीज़ों को समता में बदलना चाहा, संविधान ने जिसमें बहुत बड़ी भागीदारिता चाहिए कि पब्लिक की भागीदारी हो, जनता की भागीदारी हो, इस भागीदारी को इस समय अब बहुत कम किया जा रहा है। लगभग वो निजीकरण की ओर बढ़ती चली जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र को देखें, अर्थ के क्षेत्र को देखें, रक्षा के क्षेत्र को देखें, इन सब में ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। तो आपको क्या लगता है कि समता सैनिक दल किन चीज़ों के साथ अब आगे बढ़ेगा? समता सैनिक दल की भूमिका बहुत स्पष्ट है। संविधान ने हमें एक संवैधानिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना दी है, जी, जिसमें समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, व्यक्ति की गरिमा, लोगों के मूलाधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इनको परिभाषित किया है संविधान में। और हम उसको अपनी भाषा में सरल शब्दों में एक संवैधानिक राष्ट्रवाद कहते हैं कि संविधान ने हमें एक ऐसा राष्ट्रवाद दिया जिसके पूरे के पूरे मूल्य जो है हमारी उद्देशिका में वैसे ही है। और आप तो उद्देशिका के बारे में जानते हो। संविधान की उद्देशिका ये उन मूल्यों को ये प्रदर्शित करती है जिसके आधार पर संवैधानिक राष्ट्रवाद आना चाहिए। अब उसके अगेंस्ट में संवैधानिक राष्ट्रवाद के विरोध में एक हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना है, जिसमें जो मनुस्मृति के जो कानून हैं उनको लागू करने की एक भावना है। अब यहाँ पर लड़ाई ऐसे ही आज के युग में संवैधानिक राष्ट्रवाद चाहिए या हिंदू राष्ट्रवाद चाहिए, बहुत मुखर लड़ाई है। और उसमें कोई लुकाने छुपाने की या किसी को बचाने की किसी की कोई बात नहीं है। आप किस बाजू में हैं? संवैधानिक राष्ट्रवाद के बारे में इसमें है या हिंदू राष्ट्रवाद के तरफ में? तो समता सैनिक दल बाबा साहब का अनुयायी है, वो तो संवैधानिक राष्ट्रवाद की बात करेगा ना। तो अगर संवैधानिक राष्ट्रवाद को लेकर समता सैनिक दल कार्यरत है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहें
तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जो हमने समता सैनिक दल के पिछले कार्यक्रमों में ये बात देखी है कि शिक्षा नीति पर जब से 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इस पर समता सैनिक दल बड़ी मुखरता से आगे बढ़ा है। क्या इस शिक्षा नीति पर कुछ और काम हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है, उसी पर तो काम हो रहा है, क्योंकि फुले शाहू अम्बेडकर का शिक्षा पर ही है। मैंने जैसे आपको कहा था कि एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब कहते हैं कि बहुजनों को गुलाम करने के जो 3 तरीके होते हैं उसमें एक तरीका उनको शिक्षा से वंचित कर दो। जो NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो यही काम करती है ना। आपने इस शिक्षा नीति में कहीं पर भी हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार रहेगा, निरपेक्ष रूप से रहेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहीं नहीं कहा है कि शिक्षा ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है, ये नहीं लिखा है। भारत के संविधान में ये निहित है कि शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है। तो NEP का विरोध इसलिए नहीं है कि कोई एक पार्टी वो नीति को ला रही, वो शिक्षा नीति का विरोध इसलिए है क्योंकि उसमें ये लिखा नहीं है कहीं पर कि शिक्षा का अधिकार हर एक व्यक्ति का मूल अधिकार है, ये नहीं है। उसमें क्या लिखा है कि पुरातन सनातन संस्कृति में जो शिक्षा की धारणा थी उसको हम पुनरुज्जीवित करेंगे। तो आप मुझे बताइए, बहुत स्पष्ट है। अब उसमें शिक्षा से वंचित करने का 2 तरीके उन्होंने अपनाए। एक तो पुरातन संस्कृति के पुरातन मूल्यों को उसको पुनर्जीवित करो, जैसे ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित करो। तो NEP का एक उद्देश्य है कि ब्राह्मणवाद का पुनर्जीवन, उस ब्राह्मणी संस्कृति का, सनातनी संस्कृति का पुनर्जीवन। और दूसरा ये उन्होंने जो किया है इसके लिए कि उन्होंने किसको साथ में लिया, उन्होंने व्यापारियों को साथ में लिया। शिक्षा को वंचित करने के लिए अगर आप शिक्षा महंगी कर दो, शिक्षा का व्यापार कर दो, तो वही वर्ग शिक्षित होगा जिसके पास पैसा है। इस प्रकार से ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, या जिसको कहेंगे कि शिक्षा का व्यापारीकरण, ये दो बातें हैं नई शिक्षा नीति में। तो समता सैनिक दल इसका उपाय क्या देखता है? ये तो समस्या हो गई। हाँ, इस पर बिल्कुल आज जैसे कि आपने सही कहा कि केवल समता सैनिक दल एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने पहले NEP 2020 का विश्लेषण किया। बहुत लोग थे हमारे साथ, थोराट साहब से लेकर घोड़सवार साहब से लेकर, तो ये हमारे जितने भी मित्र हैं वो सब हमारे साथ में हैं। पहले हमने 2020 के शिक्षा नीति को समझा, उसके बारे में एक कार्यक्रमों की श्रृंखला लगाई, नागपुर, मुंबई और हर जगह हमने ये लगाई। और आज हम लोग उस शिक्षा नीति को ठीक ढंग से विश्लेषित करने में हम कामयाब हुए। तो हमने अब उसके खिलाफ ये कहा कि भाई शिक्षा ये मूल अधिकार है हर एक व्यक्ति का, ये बहुजनों का अधिकार है। हम लोग शिक्षा नीति का विरोध करते हुए ये कह रहे हैं कि भाई शिक्षा का अधिकार हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। दूसरा, फुले शाहू अम्बेडकर का शिक्षा के सिवा क्या है, उनके विचार क्या है? अब शिक्षा ये मूल अधिकार होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत काम जो हुआ था वो कोठारी कमीशन में हुआ था 1964-68 में, जो कहा था कि एक गांव में एक स्कूल होगी, एक ही पाठशाला होगी, जिसको कॉमन स्कूल कहते हैं। उसमें गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, एक स्कूल में जाएगा, एक जैसा पढ़ेगा और एक राष्ट्र की बात को मानेगा। यहाँ आपने विभाजित कर दिया, अमीरों के लिए अलग स्कूल, गरीबों के लिए अलग स्कूल। गरीबों के स्कूल के बच्चे ये लेबर की लाइन में रहेंगे और अमीरों के बच्चे जो है वो उच्च शिक्षित होकर इस देश के जो महत्वपूर्ण जो शक्ति स्थल है उसको प्राप्त करेंगे। बात, लड़ाई एकदम स्पष्ट है जी, तो उसके खिलाफ तो हम लड़ ही रहे हैं। अब उसको हमने मतलब ये विषमता के खिलाफ समता की लड़ाई और ये चल रही है, जारी है। जैसे उसी प्रकार से अर्थ की लड़ाई, समता सैनिक दल ने कहा कि भाई बजेट का अधिकार और उस अधिकार के लिए कानून, बजेटमध्ये माझा वाटा आणि वाटाकरता कायदा, ये लड़ाई बहुत मुखर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपको बाबा साहब के मुक्ति के मूल सिद्धांतों को समझे बगैर समता सैनिक दल को और समता सैनिक दल के कार्यों को समझना कठिन है। बाबा साहब के मूल सिद्धांतों को समझना होगा। शिक्षा अनिवार्य है और सबके लिए सहज उपलब्ध होनी चाहिए। इसी बात को लेकर संविधान चौक से समता सैनिक दल ने आज फिर 1 जनवरी 2024 को वो जो 1818 का जो संघर्ष है उसको सैल्यूट करते हुए, उसको अभिवादन करते हुए फिर इसे दोहराया कि नई शिक्षा नीति जो कि सबके लिए शिक्षा को मान्य नहीं करती है, वो किसी विशिष्ट वर्गों की ओर शिक्षा को लेकर जाती है, वो धनिक वर्गों के लिए शिक्षा देने की बात करती है। इसे वहाँ से बाहर निकालकर सबके लिए वो सहज हो जाए, इस पर समता सैनिक दल काम करेगा और इस पर आगे बढ़ेगा। हम इस समय समता सैनिक दल से बातचीत कर रहे थे संविधान चौक पर। इस समय समता सैनिक दल ने एक छोटी मीटिंग भी की है और उस शौर्य को याद किया
और इस शौर्य दिवस पर उन सारे वीरों को अभिवादन भी पेश किया जिन्होंने 1818 में अपने प्राणों की आहुति दी और इस बदलते हुए जीवन की जिन्होंने नींव रखी। हमारे साथ समता सैनिक प्रदीप मून साहब हैं। मून साहब, यदि हम इस समय ये समझना चाहें 2024 का ये वक्त है, अगर ये बात को भी समझे कि 1818 में उन वीरों ने ये जो लड़ाई लड़ी, जाहिर रूप से अगर कहा जाए तो मोटे तौर पर ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई अपने हक और अधिकारों की लड़ाई है, ये लड़ाई अपने जीवन को सुरक्षित करने की लड़ाई है। आज 2024 में समता सैनिक दल क्या सोचता है कि उन वीरों को याद किया जाए, उनको नमन किया जाए, उनको अभिवादन किया जाए, तो किस रूप में किया जाए? सबसे पहले तो आज 1 जनवरी 2024 तो 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में जो पेशवा और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जिन बहादुर सैनिकों ने अपनी वीरता बताई और उस युद्ध को जीता, तो ये जो युद्ध था भीमा कोरेगांव का रणसंग्राम, ये मानव मुक्ति के लिए लड़ा हुआ था। क्योंकि पेशवा के काल में यहाँ के अछूत जातियों को मानवीय अधिकार नहीं थे, जो हर इंसान को जो आज भारतीय संविधान ने दिया है वो सारे अधिकार उस वक़्त नहीं थे। तो उस शौर्य को और उनके कामगिरी को यहाँ सैल्यूट करने के लिए समता सैनिक दल यहाँ पहुँचा हुआ है और हर साल वो यहाँ मानवंदना देता है। रही बात, हमारे पूर्वजों ने भीमा कोरेगांव के रणसंग्राम में क्रांति का आगाज़ करते हुए उस युद्ध में कामयाबी हासिल की थी और उसके बाद ही हम धीरे हम हमारे हक और अधिकार के प्रति जागरूक होते हुए आगे बढ़ते आए हैं। फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर इस समाज की सारी समस्याओं को अच्छी तरह से समझकर उसको हल निकालने के लिए उन्होंने जो समता सैनिक दल का जो गठन किया था, तो वो समता सैनिक दल हर पल हर घड़ी ये अधिकार सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहता है। आज हमारे सामने 2024 में जो लक्ष्य है और जो समस्या है, तो सबसे पहले भारत के अंदर में अभी सबसे बड़ी एक समस्या यहाँ पैदा हुई है कि हमारे दुश्मनों ने भारत के संविधान को ही नष्ट करने का यहाँ प्रयास किया है। जिस तरह से 15 अगस्त को मिंट नाम के एक मैगजीन के अंदर में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार इन्होंने जो एक लेख लिखा है और उस लेख के अंदर में उन्होंने कहा है कि अब भारतीय संविधान ये निरर्थक हो चुका है और इस संविधान को बदलना चाहिए। ये बात हमारे लिए बहुत बड़ा आह्वान है। क्योंकि इस चुनौती को आप कैसे स्वीकारते हैं? इस चुनौती को समता सैनिक दल ने भली भांति स्वीकार किया है और लड़ने की तैयारी जताई हुई है कि जो हमारा दुश्मन इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र लाना चाहता है, तो भारत के संविधान ने हमें भारत राष्ट्र और भारत राष्ट्रवाद दिया है, तो यह हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ हम भारत राष्ट्रवाद के माध्यम से एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मतलब समता सैनिक दल का ये संकल्प है आज के दिन में, और इसलिए संविधान बचाओ देश बचाओ इस नारे के तहत हिंदू राष्ट्र के खिलाफ भारत राष्ट्र और भारत राष्ट्रवाद की लड़ाई संविधान के माध्यम से हम समता सैनिक दल के माध्यम से लड़ने वाले हैं और इसके लिए समता सैनिक दल पूरी तरह से तैयार हुआ है। आज हमने हमारी इस मानवंदना को देते हुए ये संकल्प किया है कि 2023 में हम इस आंदोलन को पूरी तरह से खड़ा करेंगे और उस लड़ाई को आखिर तक के लड़ेंगे। आज आपका एक समता सैनिक के रूप में क्या संकल्प बनता है? सब कुछ जय भीम। आज भीमा कोरेगांव जो है तो सबके लिए ऐसा लगता कि एक बार सलामी देना चाहिए। और समता सैनिक दल ने जो लड़ाई की थी, 5000 लोग ने 500 लोग को एक कत्ला किए थे और भीमा कोरेगांव की जो भीमाई नदी थी वो पूरी खून से भरी थी। तो आज के दिन के लिए ऐसा लगता कि सही में वो जो रोना था वो सबके लिए ऐसा लगता कि नहीं, वहाँ भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। जी, लेकिन आप
क्या सोचते हैं कि इस वक्त आज के दिन हम अपना शौर्य दिन मनाने के लिए संविधान चौक में एकत्रित हुए हैं। उस शौर्य दिन के निमित्त में हमें यही कहना है और हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है पहले भीमा कोरेगांव नाम की जो शौर्य दिन की, और उन्होंने जो हमें आज जो स्वतंत्रता दी है, उस प्रकार से आज के समय देखते हुए आज के ज़माने में हमें अपने जो चैलेंजेस है सामने आने वाले, जो अपने अर्थ संकल्प है उसका बजट में हमारा वाटा, बजट में हमारा कायदा, संविधान बचाओ, रमाई घरकुल योजना, हम हमारे समता सैनिक दल की तरफ से आज हम संकल्प लेते हैं और शिक्षा नीति के बारे में और बाबा साहब की जो हमारे स्वतंत्रता बंधुता उसके बारे में हम आज एक संकल्प करते हैं। और भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई हुई थी वो हमारे अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई थी, और जो हमारे 500 महार बटालियन या उसमें और जो भी राजपूत थे, मुसलमान थे और जो भी थे, उनके कारण हमारा ये युद्ध हमने जो लड़ा था और 28,000 सैनिकों को जो हमने उस समय जो उनको उनका पतन किया था और पेशवाई का पतन हुआ था, तब से हमारे सामने मटका और झाड़ू का जो ये पेशवाई लोगों ने हमारे लिए लगाया था, वो हम उसको पूरे तरह से हमने उनका निर्मूलन किया है और संकल्प लेते हैं आज के दिन में हम अपने लोगों के इसमें जागरूक करेंगे। और आज का लड़ा आरक्षण, शिक्षा नीति और संविधान बचाओ, रमाई घरकुल योजना, जो हमारे समता सैनिक दल हमारे हमेशा चलते हैं, ये 5 मुद्दों पे हमारी लड़ाई संकल्प लेते हुए भीमा कोरेगांव शौर्य दिन के निमित्त में हम ये संकल्प लेते हैं। जी हम इस समय बातचीत कर रहे हैं समता सैनिक दल के साथ। आज 1 जनवरी है, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस है, आप क्या संकल्प लेते हैं आज? हम आज भीमा कोरेगांव इस दिन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया है, उनके जो विचार है उनको अनुसरण करते हैं। और आज के दिन हम संविधान हो या हमारे समाज के जितने भी कार्य हो उसको हम तन मन धन से करेंगे, ऐसे हम संकल्प आज लेते हैं। आपके लिए क्या खास है आज? आज का दिन बोले तो जो अपने समाज के लोगों को पेशवाई या जो गुलामगिरी का दिन था, तो वो दिन में जो लड़ाई करके अपने जो 500 पेशवे जो अपने महार बटालियन थे, उन्होंने 25,000 पेशवे के साथ में जो लड़ाई करके विजय हासिल किया था, वो दिन अपन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए और वो मनाते हैं। और आगे भी अपने समाज के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय होता है तो उसको आगे बढ़ के अपन सपोर्ट माने उसके विरुद्ध लड़ने का ये करना चाहिए अपन ने सपोर्ट। आज भीमा कोरेगांव का 2001 का कार्यक्रम है। आज की पीढ़ी को वही बताना चाहता हूँ कि नए वर्ग के नए लड़के लोग जैसे बाबा साहब पूना को जाते थे शूरियों को सलामी देने के लिए, वैसे ही हमारे नागपुर शहर के सब युवा लड़के लोग, बच्चे लोग, इन्होंने आज भीमा कोरेगांव 1 जनवरी संविधान चौक पे नागपुर में आना चाहिए। अपन पुनः जा नहीं सकते तो बाबा साहब की जो 0 माइल पे जो फोटो तस्वीर है स्मॉल है, वहाँ आना चाहिए। आपने सभी ने वंदना करके सलूट करना चाहिए, ये निमंत्रण है। आज 1 जनवरी को आप लोग क्या संकल्प लेते हैं? तर आजचा दिवस असा आहे की बाबासाहेबांनी आज जे 1800 मध्ये जे घटना घडली ते बाबासाहेबांनी शोधून काढलेलं आहे आणि त्यांच्यामुळे ज्या लोकांनी तिथे एवढं त्यांनी शौर्य दिन म्हणून आज इतक्या 28,000 लोकांना 500 लोकांनी आपलं जिंकवलं, तो दिवस बाबासाहेबांनी शोधून काढला आणि त्या दिवसाला ते जानेवारीच्या 1 तारखेला ते बरोबर तिथे जाऊन आपली मानवंदना त्या लोकांना द्यायचे। त्याचप्रमाणे आजच्या दिवसाला आम्ही पण बाबासाहेबांना तिथपर्यंत जाऊ नाही शकलं म्हणून मानवंदना द्यायला आम्ही ह्या रिझर्व्ह बँकजवळ म्हणजे आपल्या संविधान चौकामध्ये आम्ही आलेलो आहोत। आणि आम्हाला आजच्या दिवसाबद्दल खूप गर्व वाटत आहे की आज बाबासाहेब नसते तर आम्हाला एवढं माहिती झाली नसती, आम्हाला एवढं मिळालं नसतं, आपलं जीवन कसं राहिलं असतं याची जर कल्पनाही केली तरी असं वेगळं वाटतं। तर म्हणून असं वाटते की नाही, बाबासाहेब खूप लाखो करोड कितीतरी संख्येनं कितीतरी वर्ष ते अजूनपर्यंत जिवंतच आहेत आपल्यामध्ये। बाबा साहेब भीमा कोरेगांव गए 1 जनवरी 1927 में, संकल्प लिया और उसके बाद में उनका जो एक बड़ा आंदोलन दिखाई दिया मार्च में, जो महाड़ के चौदार तालाब पर किया उन्होंने, और वहाँ से उनके आंदोलनों की जो शुरुआत हुई वो अंत तक वो संघर्षरत रहे स्वाभिमान के लिए। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो स्वाभिमान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है।
आपने आज 1 जनवरी पर बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए क्या संकल्प लिया है? वैसे तो मैंने आज संकल्प नहीं लिया है। मैं 16 साल की उम्र से बाबा साहब के समता सैनिक दल का सिपाही रहा हूँ, आज तक हूँ। तो कहीं ना कहीं ये संकल्प हमारा समता सैनिक दल के साथ में जुड़ा है और बाबा साहब का जो समता का मिशन है, उस मिशन को किस प्रकार से समता सैनिक दल और अन्य माध्यमों के साथ आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।